आज सैटरडे था और हर सैटरडे के जैसे आज की सुबह भी काफ़ी अलग थी। रेडियो पे किशोर कुमार के गानों का एक खूबसूरत समा बंधा था और संध्या सोफे पे आधी लेटी हुई किताबों के पन्नों में मसरूफ थी। तभी कमला किचन से गिला पोछा समेत आए कमर पे एक हाथ धरे खड़ी रह गई और बोलने लगी, दीदी आप जल्दी से ये गाना बदल दे। संध्या 2-3 सेकंड्स के लिए झेप गई। हालांकि सवाल तो काफी नॉर्मल सा ही था। अच्छा हुआ उसके क्यों बोलने से पहले ही कमला ने कारण भी बता दिया, क्योंकि आए दिन ये गाना सुन सुन के मेरे कान अब पक चुके हैं। अच्छा, कहाँ सुनती है तू रोज ये गाना? 11वें माले पे पेंटर साहब के वहां रोज यही गाना चलता है। घर पे पहुंचने से लेके निकलने तक एक ही गाना आए दिन। कितना अच्छे अच्छे गाने देता है ना अपना बॉलीवुड। पूरा 1 साल हो गया वहां काम करते, पर मजाल है दीदी कि साहब ने एक बार भी तनिक गाना बदल के देखा हो जरा। संध्या ने कुछ दहशत से पूछा, कौन साहब कमला? अरे वही आपको बताई ना मैं, 11वें माले वाले। नाम वाम कुछ मेरे को नहीं मालूम, बस कुछ तो समझ में ना आए, ऐसे चित्र विचित्र चित्र बनाए फिरते हैं पूरा दिन। पर आए शपथ दीदी, येड़ों की कमी नहीं है दुनिया में। ठीक है ले, मैं गाना बदल देती हूँ इससे पहले कि तू एक ही बात दोहराए मेरे कान पका दे। और अब ड्राइंग रूम में किशोर कुमार की जगह शीला की जवानी अंगड़ाई ले चुकी थी और इससे पहले कि कमला शीला के कैरेक्टर में घुस जाए, संध्या अपने कमरे में घुस गई। संध्या अब कमरे में अकेली थी, पर गाने के बोल ने उसका साथ अभी भी नहीं छोड़ा था। रेडियो पे अचानक से आ टपके जिस गाने से कमला को चीड़ थी, वही गाने ने आज संध्या की किसी दुखती रग पे हाथ रख दिया था। वो ये तय नहीं कर पा रही थी कि गाने ज्यादा अजीब होते हैं या फिर उससे जुड़े लोग। लेकिन एक बात तो तय थी, सबसे ज्यादा अगर कुछ अजीब होता है तो वो है अतीत, और कुछ हद तक काफी बदतमीज भी। कमबख्त कभी घंटी बजाकर भी नहीं आता। आज भी बिन बुलाए मेहमान के जैसे वो तो कब का, इनफैक्ट गाने के बोल के साथ ही अपनी हाजिरी लिखवा चुका था। अब बस उसे तलाश थी तो एक सही मौके की, जो कि उसे ये बंद कमरे में मिल चुका था। और ना चाहते हुए भी अतीत की किताब आज फिर एक बार खुल गई थी। स्टेज पे यही गाना गाता हुआ सुबोध, और हो ना हो उस दिन स्टेज से सीधा प्रसारण संध्या के लिए ही था। क्लासमेट से लेके सीनियर्स जूनियर्स सब लोग ये बात जानते थे, और शायद संध्या भी। मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार। संध्या वाकिफ थी कि सुबोध उसे पसंद करने लगा है, पर जग से तो बाद में। अभी तो वो खुद ही अपने आप में इतनी उलझी हुई थी कि उसे पढ़ाई के अलावा और कुछ भी सोचने की फुर्सत ही कहाँ थी, क्योंकि संध्या एम्बिशियस थी और करियर ओरिएंटेड भी। दूसरी लड़कियों के माफिक उसे बॉयफ्रेंड्स के चक्कर या घर गृहस्थी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। शायद वो बचपन से ही ऐसी थी, पर उसकी एक वजह भी थी। दादी की सपनों की राजकुमार वाली कहानियां उसके पल्ले कभी नहीं पड़ी थी, क्योंकि हर बार कहानी का अंत अक्सर सपनों के राजकुमार पे अटक जाता, एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, दैट्स इट। कहानी बस उस राजकुमार के साथ खत्म होकर रह जाती। ये बात उस नन्ही सी संध्या को तभी भी हजम नहीं हुई थी, और शायद आज भी नहीं। और कहीं ना कहीं यही वजह थी जो संध्या के सपनों में राजकुमार की एंट्री बैंड थी। अभी उसे
जितना हो सके उतना जल्दी अपने पैरों पे खड़ा होना था। और इस बीच सुबोध ना तो संध्या की चाह बन सकता था और ना ही उसकी राह। दोनों एक ही कॉलेज में बीसीए की पढ़ाई कर रहे थे। शायद ये कहना ज्यादा ठीक रहेगा कि संध्या बीसीए पढ़ रही थी, मगर ये जनाब तो हमेशा कुछ और ही करते नजर आते। सुधीर वैसे तो अच्छा लड़का था और लड़कियों में काफी पॉपुलर भी था। कॉलेज में वो बस स्केचेस बनाता रहता और हाथों में गिटार लिए गाने गाता रहता। संध्या को तभी भी समझ नहीं आता था कि वो कॉलेज से पास आउट होके करेगा क्या, जहां ज्यादातर लड़कियां सुबोध के आसपास मंडराती फिरती। पर वो था कि संध्या से रूबरू होने का एक बहाना तक नहीं छोड़ता। खैर, ज्यादातर बहाने तो साहबजादे के नोट्स के ही रहते। संध्या दिखावे में ठीक ठाक थी, मतलब कि खूबसूरत नहीं थी उतनी, पर हाँ खास जरूर थी। सादी चप्पलें, पहनावा भी सादा। डेनिम से भरी इस दुनिया में शायद वो अकेली ही लड़की थी जो गांधी जी की बनाई खादी के प्रचार का जिम्मा उठाए फिरती थी। और शायद उसकी यही सादगी सुबोध की बेचैनी बन गई थी, क्योंकि सुबोध जहां से बिलोंग करता वो दुनिया शायद इतनी चकाचौंध वाली थी कि कोई ठीक से अपनी आंखें तक खोल नहीं पा रहा था। और बिना देखे ही बस एक ने किया तो अब दूसरे की बारी। मानो इंसानों के भेष में भेड़ बकरियों का एक झुंड लगा फिरता। पर सुबोध इन भेड़ बकरियों से भागता फिरता। उसे घर पे एक घुटन सी महसूस होती और इसीलिए पढ़ाई में दिलचस्पी ना होने के बावजूद भी वो कॉलेज जरूर जाता। खैर, अब तो कॉलेज जाने के लिए उसके पास एक ठोस वजह भी थी। एक दिन हिम्मत जुटाए सुबोध ने संध्या की नोट्स में अपनी मोहब्बत के इजहार का एक नोट छोड़ दिया। वैसे प्रपोजल था तो काफी फिल्मी। चलिए अब एक नजर देख ही लेते हैं। लिखा था, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, फैमिली है, बिजनेस है, इज्जत है, शोहरत है, रुतबा है। तुम्हारे पास क्या है? और लास्ट में नीचे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। ये नोट पढ़ते ही संध्या की हंसी छूट गई। लेकिन हंसी तो फंसी वाली सिचुएशन और लड़कियों के लिए ही ठीक थी। संध्या ने तो तुरंत ही हंसी को साइडलाइन कर कागज पलटा और जवाब लिखने लगी। मेरे पास मेरे सपनों की दौलत है और मेरा गुजारा उसी से हो जाएगा। वापस इसी के नीचे लिख के सुबोध ने भेजा था, क्या तुम मुझे अपने सपनों का हिस्सा बनाओगी? संध्या ने लिखा, तुम अपने सपने खुद क्यों नहीं बुनते? सुबोध लिखता है, मेरा सपना तो तुमसे शुरू होकर तुम ही पे खत्म होता है, पर कोई बात नहीं, तुम अपना सपना पहले पूरा कर लो, मेरा तो खैर एक दिन हो ही जाएगा। और यहाँ पे अतीत की किताब का वो पन्ना उस दिन सालों बाद एक बार फिर अधूरा रह गया। उस समय कॉलेज पूरी होने से और आज माँ के फोन कॉल से। माँ हर वीकेंड कॉल करती और महीने में एक आध शनिवार शादी की बात जरूर छेड़ती। और कमनसीबी से आज वही शनिवार था जहां लोगों ने संध्या की दुखती रगों पे वार करने का अभियान उठाया था। माँ किसी रिश्तेदार के लड़के का जिक्र कर रही थी, पर हर बार की तरह संध्या ने माँ की बात ये बोल के टाल दी थी कि अभी शादी के बारे में वो सोचना ही नहीं चाहती। माँ ने उस बात पर बस एक गहरी आह भरी, जो संध्या फोन कॉल पे भी सुन सकती थी। जब बातें आधे में खत्म हो जाती है तो खामोशी का वजन शायद उठाया नहीं जाता। खैर, कॉल तो अगली 2 मिनट में ही खत्म हो गया, वही हर बार वाले सफेद झूठ के साथ, जो वो पिछले 2 सालों से माँ को लगातार बोले जा रही थी। सफेद झूठ। माँ को तो हर बार सलीके से बोल देती, पर अब खुद को बोलते बोलते उसका दम टूट रहा था।
आज जिंदगी की हर वो चीज़ जिसके कभी उसने सपने संजोए थे, वो 28 साल में ही उसके पास मौजूद थी। खुद का घर, गाड़ी, एक हायर पोस्ट वाली जॉब, 5 फिगर सैलरी, सब कुछ। पर फिर भी लग रहा था जैसे कुछ पीछे छूट गया हो। शायद सपने का वो हिस्सा संध्या को मिल चुका था, पर जो सपने का हिस्सा कभी था ही नहीं, अब उसकी कमी कहीं न कहीं खल जरूर रही थी। मुंबई महानगरी में रोज ही घर से दफ्तर और दफ्तर से घर तक का फासला तय करना संध्या का रूटीन था। पर दरअसल दिक्कत होती वीकेंड्स को। कई बार वो दफ्तर भी चली जाती, जहां संडे कोई नहीं होता सिवाय एक सिक्योरिटी के। एक संडे सिक्योरिटी ने ही पूछ लिया, मेम साहब आप इतवार को क्यों काम करते हो? तो संध्या ने वही सवाल उनसे पूछ लिया। तो बेचारे सिक्योरिटी ने जवाब देते कहा कि मेम साहब मेरी तो मजबूरी है इतवार को काम करना, बाकी तो मैं अपने बीवी बच्चों के साथ ही संडे शान से समय गुजारता। और तब से उसने संडे दफ्तर जाना भी छोड़ दिया। अब तो जैसे वीकेंड्स भी बेजार ही थे। शनिवार का पूरा दिन जैसे अपने आप में ही मलाल से भरा था। पूरे दिन में संध्या ने सिर्फ मैगी खाकर गुजारा कर लिया। जब पेट और जहन खाली होता है तो बीमारी का आना तो जायज ही है। घर की एक चाबी कमला के पास रहती। दूसरे दिन सुबह कमला आई और देखा तो संध्या की सांसें फूल गई थी और शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका था। कमला एकदम से झुंझला उठी और कुछ ना सूझने पर उसने अपने येड़े साहब को कॉल कर दिया और संध्या की स्थिति के बारे में सूचित किया। येड़े साहब अगले 5 मिनट में मौकाए वारदात पे आ चुके। संध्या को देखते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। पर अभी कुछ भी सोचने का समय ही कहाँ था। संध्या को अपनी कार में लिए वे तुरंत ही पास वाले अस्पताल पहुंचे, पर इतवार के कारण डॉक्टर्स भी थोड़े कम लग रहे थे। थोड़ी ही देर में एक डॉक्टर ने आते ही माइल्ड स्ट्रोक डिक्लेयर किए, इमीडिएट सारवार शुरू कर दी। अस्पताल एक ऐसी जगह जहां 2 चीजें एक साथ काम करती दिखाई देती है, एक तो दवा और दूसरी दुआ। अब मरीज पे कब किसकी असर ज्यादा हो जाए वो तो कौन कह सकता है भला। हमारे येड़े साहब जब रजिस्ट्रेशन, दवाई वगैरह में व्यस्त थे तो कमला भी गणेश जी की मूर्ति के सामने सिर पे नववारी साड़ी के पल्लू को ढके 2 हाथ जोड़ नतमस्तक खड़ी रहती, मानो जैसे देवा से कमला की कोई पुरानी जान पहचान हो। कैसी अजीब कश्मकश है ना। यहाँ अस्पताल में मूर्ति के सामने जो दिल से इबादत होती है वो शायद ही कहीं बड़े बड़े मंदिरों में होती हो। कमला ने येड़े साहब के दाहिने हाथ में प्रसाद रखते हुए कहा, देखना साहब हमारी मेम साहब अभी ठीक हो जाएगी। इस समय आस्था, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास, इन सारी जमा पूंजियों के साथ कमला शायद वाकई में अमीर थी। सुबोध इस औरत को 2 घड़ी बस देखता रह गया। तभी कमला ने ही बात छेड़ी, साहब हमारी मैम साहब ना दिल की बहुत अच्छी, मेरा बहुत ख्याल रखती मालूम, पर खुद का जरा सा भी ख्याल करना उसको हराम बराबर। ऊपर से ऐसा दिखाती कि उसे किसी की भी जरूरत नहीं, पर मैं ठीक जानती साहब अंदर से वो एकदम खाली। इन्हीं सब बातों के बीच डॉक्टर आए और सुबोध से कहते हैं, शी हैड अ माइल्ड अटैक एंड शी इज फाइन नाउ, बट यस स्ट्रेस इज द फैक्टर टू वॉच आउट फॉर। पास खड़ी कमला को कुछ ज्यादा तो समझ नहीं आया, पर यह समझ आ गया कि उसकी मेम साहब अब ठीक है। वो सुबोध को, देखा साहब मैंने कहा था ना, कहती खुशी खुशी देवा को मत्था टेकने चली गई। सुबोध संध्या के कमरे की ओर चल दिया। संध्या अभी भी बेहोशी की हालत में ही थी। उसके बिस्तर के पास बैठा सुबोध लगता था जैसे एक गहरी सोच के समंदर में डूब गया हो। संध्या, यही तो वो नाम था जो उसकी छोटी सी नोटबुक्स के पिछले पन्नों का बड़ा सा हिस्सा रह चुका था। S
कैपिटल और उसके बाजू में ऊपर ANDHYA और ठीक उसके नीचे UBODH। आज फिर दिल ने किया कि ये नाम एक बार फिर हथेली पे सजाया जाए, तो बस हाथ में पेन लिए बनाने बैठ गया। इतने में संध्या को होश आ गया। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। लगता था जैसे एक सदी बीत गई हो। संध्या ने सुबोध की हथेली अपनी तरफ खींची और सुबोध के हाथ से झट से पेन खींचे उन दोनों नामों को शामिल करता हुआ एक बड़ा सा हार्ट ड्रॉ कर दिया, मानो जैसे एक अजीज दिल के अंदर ही उन दोनों का कामिल होना लिखा हो। और इसी बात पे वे दोनों मुस्कुरा दिए। तभी कमला नीचे से कुछ इंजेक्शंस लेके आती है। सुबोध उसे पैसे देने के लिए वॉलेट निकालता है तो संध्या को वॉलेट के ट्रांसपेरेंट पार्ट के भीतर झांकती एक चिट्ठी दिखाई देती है, जिसकी लिखावट वो ठीक पहचान लेती है। मेरा सपना तो तुमसे शुरू होकर तुम ही पे ख़त्म होता है, पर कोई बात नहीं, पहले तुम अपना सपना पूरा कर लो, मेरा तो खैर एक दिन हो ही जाएगा। और आज वही खूबसूरत घड़ी थी जब सुबोध का सपना भी मुकम्मल होने जा रहा था। तो बस यही थी आज की दास्तां मोड़। मेरा